आर यू ऑल, दिस इज योर एजुकेटर कोमल जहांगीर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, देखेंगे 5th वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसके हम लेफ्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज सच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे यूज़ हो रही है और इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हमारे देश की डेवलपमेंट का भी पता चलता है। कैसे? जितने ज़्यादा हम कंजप्शन करते हैं, जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, उससे हमारे पर कैपिटा इनकम से जो इंडेक्स आता है उससे हमारी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट भी दिखता है। देखो, जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उससे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज चल रही है या फिर इतना ज़्यादा यूज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का किया जा रहा है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज चल रही है उतनी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है, सामान बन रहा है इंडस्ट्रीज में। और जितना ज़्यादा सामान बन रहा है मतलब कि उतनी ही ज़्यादा पैसे आ रहे हैं उनको बेच के। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो इंडेक्स पर कैपिटा कंजप्शन का इंडेक्स है उससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट पता चलता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वे। 2 तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फर्स्ट हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सेकंड हो गया थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कब जनरेट होती है? जब जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा तेजी से फास्ट फ्लो होता है तो उसके अंदर टर्बाइंस लगी हुई होती है, तो वो टर्बाइंस रन करती है। उससे क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप देख सकते हो किस तरीके से टर्बाइंस रन कर रही है। तो इस तरीके से टर्बाइंस रन करती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वाटर बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो करता है, तो रनिंग ऑफ वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर कैसे बनती है? देखो, थर्मल पावर जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनको बर्न करके बनती है। मतलब जो कोयला होता है उनको जलाकर हम थर्मल पावर बनाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनको क्या करते हैं? हम जला के टर्बाइंस ड्राइव करते हैं और इनसे थर्मल पावर जनरेट करते हैं। एक बार ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो उस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो क्या होती है? सेम रहती है। हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, दोनों ही सेम रहती है, चाहे कोई सी भी लाइट हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी बात है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और इंडिया में जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स डैम्स, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कॉपिली हाइडल प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इनमें टर्बाइंस लगी हुई है। जो वाटर जो है जब तेजी से फ्लो होता है तो उससे क्या होता है? टर्बाइंस रन करती है और इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, देखो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इससे थोड़ा पॉल्यूशन होता है क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कोयले को जला करके हम इस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तो इन फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम जलाते हैं तो इनसे ये जो रिसोर्स है हमारे मिनरल्स है ये ख़त्म हो सकते हैं और ख़त्म हो भी रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ये ख़त्म हो सकते हैं और इनसे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिसिटी को हमें थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से जनरेट होती है जब इनको जला करके इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन ज़्यादा बेस्ट कौन सी है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमें थोड़ा कम करना चाहिए। आप देख ही सकते हो कैसे बनती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस
द थर्मल पावर स्टेशंस यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो मैकेनिकल से काइनेटिक एनर्जी से, मैकेनिकल का यूज करके काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ हम बहुत ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एनर्जी है हमारी इंडिया में या फिर और कहीं पे भी देखा जाए तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंजप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हम फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड हो रहे हैं, और फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गई, ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स है। लेकिन ये जो है हमारे फाइनाइट तरीके से मिलते हैं, ये हम बहुत ज़्यादा, ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, रिन्यूड नहीं होते हैं ये, इसलिए हमें इनको सेव करके और बचाकर चलना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। आप देखते ही होंगे कैसे ऑयल और गैस की इनकी प्राइसेस कभी भी हाई हो जाती है, सिलेंडर की प्राइसेस कभी भी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हर टाइम पे इनसिक्योरिटी से रहती है, किस टाइम पे प्राइसेस कब हाई हो सकती है। तो हमें इस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बचा के रखना चाहिए। और आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती जा रही है, ये हमारे एनवायरमेंटल के लिए भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स से बहुत सारे पॉल्यूशन भी होता है हमारे यहाँ पे, और हमारी ज़रूरतें भी जो है हाई रेट पे पूरी होती है। अब आप देख ही सकते हो, अगर हम इसी तरीके से कंजप्शन करते रहे, जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनका इसी तरीके से यूज़ करते रहे, फॉसिल फ्यूल का इसी तरीके से यूज़ होता रहा, तो हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आज के टाइम पे जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, वो इतने ज़्यादा हमें अवेलेबिलिटी भी नहीं है उनकी, क्योंकि वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से हमें उन्हें बचाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करने के लिए, और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है जिनमें हम और अदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनमें यूज़ करने के लिए हमें उनको सेव करना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारी जो ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे मूव करना ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो हमारी ज़रूरतों को इतना ज़्यादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं बचे हैं। इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कि कभी ख़त्म भी नहीं होंगे और हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करते हैं। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद एन अबेंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास। देखो, इंडिया बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सनलाइट आती रहती है, हमारे पास वाटर भी है, विंड भी है, बायोमास भी है, इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। हमारी जो कंट्री है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है यहाँ पे और ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी धूप आती रहती है, जिससे हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड से हम विंड मिल लगाकर हम विंड पावर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इनका यूज़ करके हमारा जो देश है उसकी भी डेवलपमेंट होती रहेगी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनका भी हमारे यहाँ पे यूटिलिटी होती रहेगी। इससे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है जो कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, और उनको हमें रिचार्ज करने का या फिर मिलियंस ऑफ ईयर जो लग जाते हैं उनको बनने के लिए, वो टाइम भी उनको इजीली मिलता रहेगा। तो एक टाइम पे वो भी वापस से रिन्यू हो सकते हैं इन फ्यूचर, हम देख सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम उनको लगेगा। आज के टाइम पे धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और इतने ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है बहुत हद तक। ओके, तो हमें मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? देखो, न्यूक्लियर एनर्जी, देखो, ये जो एनर्जी है वो हमें ऑब्टेन्ड होती है जब हम एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं, जब हम एटम के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं,
तब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में, वो हमें एनर्जी मिलती है। उससे हम जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी बना सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं जब वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमारे यूरेनियम और जो थोरियम है वो हमें झारखंड और अरावली रेंजेस में भी मिलते हैं, झारखंड में भी पाए जाते हैं, राजस्थान के। वो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। जो केरला में मोनाजाइट सैंड ग्रे कलर की होती है, मोनाजाइट सैंड पाई जाती है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थोरियम मिल पाया जाता है, रिच है इन थोरियम। ठीक है, मोनाजाइट जो सैंड्स है केरला की। तो ये हो गया न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अब हम देखते हैं सोलर एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी जो है आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी का कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें हीट से, सनलाइट से हम उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम। देखो इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल मतलब नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में है इंडिया। तो इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी यहाँ पे सनलाइट आती रहती है। हमारे पास जो सोलर एनर्जी है, जिस सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते, हमारे पास बहुत सारी सोलर एनर्जी आती रहती है, मतलब कि सनलाइट आती रहती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, जो फोटोवोल्टाइक एनर्जी होती है उसका यूज़ करके, सनलाइट को ट्रैप करके हम इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सनलाइट पैनल्स होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं, उनमें सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर लगे हुए होते हैं, सिलिकन्स लगे हुए होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। और जब उन पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। बाद में हम उस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर में लगा के इलेक्ट्रिसिटी उसकी यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर लगा के या फिर जनरेटर लगा के उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, रूरल और रिमोट एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। क्योंकि वहाँ पे हमें गवर्नमेंट की इतना ज़्यादा डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है सोलर एनर्जी के लिए। बस एक छोटा सा सोलर पैनल लगाओ और उसको यूज़ करो। वो थोड़ा महंगा कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन एक बार लगाने के बाद में ज़िंदगी भर की छुट्टी हो जाती है। तो जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में। जो सोलर पावर प्लांट्स है वो इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं इंडिया के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग जगहों पे इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। इससे जो रूरल हाउस होल्ड है उसकी जो डिपेंडेंस है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि जो रूरल हाउस होल्ड वाले लोग हैं वो फायरवुड पे, डंग केक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं खाना बनाने के लिए और भी किसी काम के लिए। जो फायरवुड यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, जो उपलू होते हैं वो यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, इससे जो है अगर वो सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फायरवुड से हमारे जो फॉरेस्ट है उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। इसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन अच्छा हम दे पाएंगे। और जो डंग केक्स है उनको हम एज ए मैन्यूर सप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर का भी भला हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विंड पावर। विंड पावर क्या होता है। देखो विंड पावर देखते हैं। विंड पावर क्या होती है, जिससे हवा के टरबाइन्स होते हैं, विंड मिल्स लगा के हम उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया जो है, इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड पावर बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है। तमिलनाडु में बहुत सारी हवा है, राजस्थान में बहुत सारी हवा है, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, हर जगह पे हमारे इंडिया में बहुत सारी हवाएं हैं, हवाएं चलती रहती है जिनसे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। जो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई तक वो लोकेटेड है। और आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े फार्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट विंड के फार्म्स है। नागरकोइल हो गया और जैसलमेर, ये वेल नोन है। मतलब जो नागरकोइल और जैसलमेर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं विंड एनर्जी को, उनकी अपनी कंट्री में विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा
यूज़ कर रहे हैं, इफेक्टिवली वो यूज़ कर रहे हैं। विंड एनर्जी जो होती है, ये बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई होती है, पवन चक्की लगी हुई होती है, जिनसे हम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब वो हवाएं चलती है तो वो जो प्लेट्स है वो रन करती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया विंड पावर। अब हम देखते हैं बायोगैस। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? देखो, श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज। देखो, जो श्रब का वेस्ट होता है, फार्म वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, जितना भी आपका डोमेस्टिक वेस्ट होता है, सारे ही वेस्ट से हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी बायोगैस का यूज़ किया जाता है। बायोगैस जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें कार्बन कंटेंट होता है, इसीलिए जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, जब उसमें डिकम्पोजिशन होता है और उसमें यील्ड में से एनर्जी निकलती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हायर थर्मल एफिशिएंसी होती है। हायर थर्मल एफिशिएंसी मतलब उसमें वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म कर देती है इन कंपैरिजन टू कैरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। कैरोसिन से भी जल्दी वो मतलब गर्म करती है चीज़ों को, तो उसमें थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मतलब कैरोसिन में, और डंकिंग में इनमें कम होती है। तो थर्मल एफिशिएंसी किसमें ज़्यादा हुई? जो हमारी बायोगैस है उसमें ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी हुई, मतलब वो चीज़ों को जल्दी गर्म करती है क्या इन कंपैरिजन टू कैरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। बायोगैस के जो प्लांट्स है वो म्यूनसिपल भी सेटअप कर सकती है, कॉर्पोरेटिव भी कर सकती है, जो पंचायत होती है वो भी कर सकती है, गांव में इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कर सकते हैं। देखो, हमारे पास थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए, उसमें हम इंडिविजुअल सेटअप भी कर सकते हैं बायोगैस के लिए। जो प्लांट्स है यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स। देखो, प्लांट्स का जो कैटल डंग होता है उससे हम बनाते हैं जाके गोबर गैस प्लांट। बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस प्लांट। इसको रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा काम बनाया जाता है। दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स। देखो, इसको दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके दो तरीके से बेनिफिट्स होते हैं। जो फार्मर्स है उसको वैसे एनर्जी भी उसको यूज़ कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी फार्मर्स को यूज़ कर सकता है, और जो बचा कुचा वेस्ट है या फिर जो भी बच जाता है उसको एज ए मैन्यूर भी यूज़ कर सकता है वो अपने एग्रीकल्चर में। ओके, बायोगैस जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। बायोगैस जो है इज बाय फार मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग। देखो, हम कैटल डंग का यूज़ करते हैं तो बायोगैस बहुत ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि जो क्वालिटी है मैन्यूर की उसको भी इम्प्रूव कर देता है। देखो, अगर हम इसी मैन्यूर को अगर हम नॉर्मल मैन्यूर को एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा वर्कफुल नहीं होता, इतना ज़्यादा क्रॉप को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, जितना कि अगर हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करके, जो कैटल डंग है इन सबको यूज़ करके उस मैन्यूर को अगर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो उससे ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो एक एग्रीकल्चर का भी हम नुकसान होने से बचा लेते हैं, तो उसको भी, उसकी क्वालिटी को, मैन्यूर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और जो लॉस ऑफ ट्रीज उसको भी प्रिवेंट करता है। जो हमारे पेड़ों की कटाई होती है उनकी भी कटाई नहीं होती है इसकी वजह से। बायोगैस एक अच्छा, और पॉल्यूशन भी नहीं करता है, एक अच्छा कह सकते हो आप, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैन्यूर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड एंड काउ डंग केक से अच्छा है। मैन्यूर को हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे कैटल डंग केक्स को जलाया जाता था, हम जो रूरल एरियाज है उसमें खाना बनाने के लिए जो कैटल डंग केक्स होते हैं उनसे जला के खाना बनाया जाता है, तो एक तो उसकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती है, और दूसरा उसको कह सकते हो कि यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी तरीके से इस बायोगैस का यूज़ करके आप, ये बायोगैस जो है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के लिए भी है और मोस्ट एफिशिएंट भी है यूज़ ऑफ कैटल डंग केक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में क्या होता है? ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Floodgate dams are built across inlets during high tide flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ओशन जो टाइड्स है, लहरें तो समुद्र में वैसे भी उठती ही रहती है, तो ओशंस में जब लहरें उठती है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जब देखो, जब ओशंस में लहरें उठती हैं तो वहाँ पे हम टरबाइंस लगा के रखते हैं, तो जैसे तेज़ी से लहरें आती है तो वो टरबाइंस क्या करती है, लहरों की वजह से टरबाइंस रन करती है और उससे हम एनर्जी
जो उसमें एनर्जी होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर में वैसे भी लहरें खुद ही मूव करती है, बहुत तेजी तेजी से आती है, तो उसके पास में हम क्या कर देते हैं, लहरें मूव करती रहती है और वहाँ पे हम टरबाइन लगा देते हैं। अब टरबाइन लहरों की वजह से मूव करती है तो उसके पास में हम क्या कर देते हैं, जनरेटर लगा देते हैं। जनरेटर की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, टरबाइन जब मूव होकर जो काइनेटिक एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में, उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से हम जो लहरें उड़ती है वाटर फ्लो की वजह से, तो फ्लड गेट्स हम क्या कर देते हैं, जब वाटर फ्लो होता है बहुत तेजी से तो लहरें उड़ती है, तो जैसे ही वाटर अंदर आता है तो हम फ्लड के गेट्स बंद कर देते हैं। ठीक है, फ्लड अंदर आती है, जैसे पानी अंदर आता है उसके गेट्स हम बंद कर देते हैं, और जैसे पानी इनलेट में आ गया हम गेट बंद कर देते हैं, और जितनी तेजी से हम उसको वाटर को बाहर निकालते हैं, जितना ज़्यादा हाई फ्लो होता है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हमें मिलती है। तो अब जैसे ही हमने गेट बंद कर दिया, उसके बाद में जैसे ही हम गेट को खोलेंगे उतना पानी बाहर जाएगा तेजी से, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाई फ्लो की वजह से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो वाटर को हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, ट्रैप करते हैं वाटर को, और उसके बाद में फ्लड गेट को बंद करके वापस से सारा पानी अंदर लेके वापस से हम गेट को खोलते हैं। जितना तेजी से हम चाहें उतना तेजी से हम वाटर फ्लो कर सकते हैं, और उसकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है। जितना तेजी से करेंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी यहाँ पे मिलती है। इन इंडिया द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे इन गुजरात में वेस्टर्न कोस्ट पे, और गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन में, वेस्ट बंगाल के वहाँ पे क्या है, हमें हमारे पास कंडीशंस है कि हम वहाँ की टाइडल एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उनसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करनी पड़ेगी, ऑल वी नीड टू डू इज मिल लगानी पड़ेगी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, देखो, जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, जो अर्थ में एक ऐसे एरियाज होते हैं या फिर ऐसी जगह होती हैं जहाँ से हीट निकलती है, वहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो अर्थ है वो हॉट होती जा रही है। जैसे देखते हैं हम हाई टेम्परेचर वाले, मतलब कह सकते हो कि आप हाई टेम्परेचर होता है और जिसकी वजह से शैलो डेप्थ हो जाती है, वहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे हॉट हो सकता है। हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ में हमें हाई टेम्परेचर पाया जाता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स। जो ग्राउंड वाटर है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है रॉक से, और फिर बाद में हॉट हो जाता है, और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो वो जैसे अर्थ सरफेस पे आता है तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वो, और जैसे ही अर्थ सरफेस पे आता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न्स इनटू स्टीम, और दिस स्टीम इज, उस स्टीम से हम यूज करके उस पर टर्बाइंस ड्राइव करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में भी और बहुत सारे गुरुद्वारों में भी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, तो वो गर्म क्यों रहते हैं, वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की वजह से वो होता है। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में बहुत सारे, कह सकते हो आप 100 से भी ज़्यादा कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं इंडिया में, जिनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में सेटअप है, और वहाँ से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो वन इज लोकेटेड इन द पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। पार्वती जो वैली है उसके पास में मणिकरण हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा जो है लोकेटेड है पूगा वैली लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पे भी हम जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। कंजर्वेशन, कैसे कंजर्व करें हम एनर्जी रिसोर्सेज को, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो हमारे रिन्यू नहीं हो सकते, जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, उनको हम किस तरीके से
सेव करें, कंजर्व करें। ओके, तो एनर्जी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी। हमारा जो कंट्री है वो बढ़ता हुआ देश है, डेवलपमेंट उसमें चलती रहती है। अभी जो डेवलपमेंट पे कगार पे है, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट में आ रहा है। तो एनर्जी की जो है, एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। हर सेक्टर में, नेशनल इकोनॉमी के हर सेक्टर में, नेशंस के इकोनॉमी जो है हमारी नेशन की इकोनॉमी में, हर सेक्टर में हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, हर जगह पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। नीड्स पुट टू एनर्जी। The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. तो देखो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट होता हुआ देश है जिसमें डेवलपमेंट होती रही है। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी डेवलपमेंट शुरू हुई है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन कम होने का तो काम है नहीं। कोरोना में भी आप देख सकते हो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी रही है, घट नहीं रही, ठीक है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई है, लेकिन फिर भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ने की कगार पे ही है, डाउन होने की कगार पे तो है ही नहीं बिल्कुल। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग कम हो नहीं रहे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी, जब लोग इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमें क्या करना है, एनर्जी हमें इस तरीके से यूज़ करनी है और रिमेन ऑपरेशनल। इंक्रीजिंग एनर्जी की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाए और हम इफेक्टिवली यूज़ भी कर सके। यहाँ पे एक अर्जेंट नीड होती है टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। एक हमें पाथ लेने की ज़रूरत है, एक डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल पाथ लेने की ज़रूरत है एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। हमें क्या करना होगा, एनर्जी कंजर्व करनी होगी, एनर्जी कंजर्व को प्रमोट करना होगा और हमें क्या करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको यूज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसी के साथ हम एनर्जी को कंजर्व और एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. So India जो है आज के टाइम पे presently one of the least energy efficient countries in the world, सबसे ज़्यादा कंजप्शन करने वाली, या फिर कह सकते हो आप सबसे बदतमीजी से कंजप्शन करने वाली या फिर बुरी तरीके से एनर्जी का यूज़ करने वाली कंट्री में आता है इंडिया। इंडिया जो है बहुत ही अलग तरीके से यूज़ करता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी। सो एनर्जी का इतना अलग तरीके से यूज़ करता है कि एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। जो हमारे बचे कुछ एनर्जी रिसोर्सेज है उनको जुडिशियसली यूज़ करने के लिए हमें कुछ कॉशियस अप्रोच अपनाने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं हम जो सिटीजन्स हैं उनको क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, खुद के एक अलग ऑफिशियल अपनी खुद की मेन गाड़ी में लेकर एक ही आदमी गाड़ी चलाकर लेके जाएगा, वो भी बड़ी सी कार को। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज़ कोई करेगा नहीं, खुद का व्हीकल ही अलग से 4 व्हीलर वो लेके जाएंगे अलग से हीरो बन के, ठीक है। तो इस तरीके से वो यूज़ करते हैं और उसके बाद ही हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच, जो हमारे स्विच होते हैं उनको ऑफ नहीं करते हैं। अगर वो यूज़ में नहीं आ रहा तो उनको ऑफ करना चाहिए। फैन यूज़ में नहीं आ रहा तो उसको ऑफ करना चाहिए, एसी यूज़ में नहीं आ रहा तो उसको ऑफ करना चाहिए। यूज़ में आ रहा है तभी आप यूज़ करो ना यार, तभी उसको ऑन करो। पावर सेविंग डिवाइसेस हमें यूज़ करना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी काम में नहीं आ रही तो उसको बंद कर देना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमें यूज़ करना चाहिए और एनर्जी को बचाना चाहिए। वैसे ही आफ्टर ऑल एनर्जी को अगर हम सेव करेंगे तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, होप यू लाइक इट, एंजॉय इट, थैंक यू वेरी मच।